मुतवातर सिगरेट फूंकने की वजह से भी उसका गुस्सा कम ना हुआ। ये क्या हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसा सोचा था उसके उलट ही सब कुछ हो रहा था। उसने थक कर रात की स्याही में डूबे आसमान की तरफ देखा। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मोमबत्ती की रोशनी अब भी पूरे कमरे में फैली थी। दरवाजे के पास रुककर उसने बेड की तरफ देखा जो खाली था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहली ही रात वो उसके साथ ऐसा करेगी। आगे बढ़कर उसने नज़रें इधर उधर दौड़ाईं तो वो उसे सोफे पर आराम से सोई नजर आई। धीरे धीरे कदम उठाता वो उसकी तरफ बढ़ा। सोफे के पास रुककर उसे देखने लगा। चेहरा हर तरह की आराइश और ज़िबाई से पाक था। उसके सोने के तरीके से साफ ज़ाहिर था कि वो गहरी नींद में है। उसे उसकी गहरी नींद पर रश्क आया था। उसका जायज़ा लेती आंखें लम्हे भर को ठिठकी, फिर लब धीरे से मुस्कुरा दिए। वो उस वक्त उसके पसंदीदा नाइट ड्रेस में आराम से सो रही थी। ये लड़की उसकी समझ से बाहर थी। एक तरफ उसके वजूद से इनकार करती तो दूसरी तरफ उसका पसंदीदा और सबसे आरामदेह कुर्ता पूरे हक से पहन लेती। वो झुका और उसके नींद में डूबे हल्के फुल्के वजूद को धीरे से अपनी गोद में उठाया और बेड पर लाकर लेटा दिया। वो हल्का सा कसमसाई और फिर करवट लेकर सो गई। उसे कुछ देर यूं ही देखने के बाद वो झुका और धीरे से उसकी पेशानी पर बोसा दिया और उसके करीब लेट गया। माइसा की आंखें किसी चीज़ के एहसास से खुली थी। वो हल्का सा कसमसाई तो उसे अपने करीब किसी दूसरे वजूद का एहसास हुआ। उसने नज़रें झुकाकर अपनी कमर के गिर्द लिपटे उस हाथ को देखा जिसकी पकड़ मजबूत लेकिन नरम थी। गर्दन मोड़कर अपने करीब लेटे सदाम को देखा जिसके होंठ उसकी गर्दन के करीब थे और उसकी सांसें उसके चेहरे को छू रही थी। गहरी नींद में डूबा यह शख्स सोते हुए उस सदाम से बिल्कुल बरक्स था जो जालिम, खुदसर, घमंडी और न जाने क्या कुछ था। उस वक्त उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। लंबे बाल बेतरतीबी से पेशानी पर झुके बिखरे हुए थे। सदाम, उसने धीरे से उसका हाथ हिलाया तो वो नींद में ही हंकारा भर के सो गया। उसने धीरे से उसका हाथ अपनी कमर से हटाया और पर्दे हटाकर बेड से उतर आई। खिड़की खोल कर देखा तो धूप फैल चुकी थी। उसे अपनी फजर की नमाज छूट जाने का अफसोस हुआ। लंबी सांस लेकर वो बाथरूम की तरफ आई। दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो उसकी आंखें हैरत से एक लम्हे को फट गईं। ये बाथरूम था या कोई कमरा? लेकिन उसके कपड़े कपड़े कहाँ थे उसके? वो बाथरूम की एक एक चीज़ का जायज़ा लेती बहुत मुतासिर हुई थी। सब कुछ अपनी जगह परफेक्ट था। बाथ टब के पास रखी मोमबत्तियाँ अब भी रोशन थी, जबकि खिड़कियों से सूरज की रोशनी छन कर आती सारी चीज़ों को रोशन कर रही थी। वो मुस्कुराकर मोमबत्तियों की तरफ बढ़ी और एक एक करके हल्की फूंक मारकर उन्हें बुझाने लगी। उसे ये काम करने में बड़ा मज़ा आता था। उसकी वजह से वो अपनी दाई अम्मा से कई बार डांट भी सुन चुकी थी। इसे बदशगुनी माना जाता है, मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझाना। अचानक उसकी आवाज़ पर वो अपनी जगह से उछल खड़ी हुई। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा जो दोनों बाजू सीने पर बांधे दरवाजे से टेक लगाए खड़ा फुर्सत से उसे देख रहा था। सुर्ख चेहरा लिए उसने जल्दी से अपने कमर पर बिखरे बालों को अपने आगे की तरफ किया और पूरी तरह फैला दिया। उसकी इस अदा को सदाम ने भवें उचका कर देखा और दिलचस्पी से देखा। निकाह जैसे पाक बंधन को मानना नहीं चाहती। उसके आगे बढ़ते कदम उसे पीछे खिसकने पर मजबूर कर रहे थे। मुझे अपना शोहर मानने से इनकारी हो? उसकी आवाज़ खतरनाक हद तक सर्द थी। माइसा एक कदम और पीछे खिसकी और उसकी पुश्त पत्थर की सख्त दीवार से जा टकराई। उसने थूक निकल कर आस पास देखा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी तरह उसके चुंगल में थी। सदाम ने अपने दोनों बाजू उसके इर्द गिर्द दीवार पर सख्ती से जमा कर उसे भागने का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। अपनी भूरी आंखें उठाकर उसने अपने सामने खड़े उस शख्स को देखा जिसके चेहरे पर महजूज कुन मुस्कुराहट थी। और अब मोमबत्तियों को फूंक मारना, कितने गुनाह करोगी तुम? उसकी उंगलियां माइसा के सुर्ख रुखसार पर धीरे से हरकत कर रही थी। उसने अपने चेहरे को पीछे की तरफ करके उसे इस हरकत से बाज रखने की कोशिश की। और कितने गुनाह करोगी तुम? और कितने रिवाजों को मानने से इनकार करोगी? और कितना बुरा बनने का इरादा है? वो उसके कानों में धीरे से गुर्राया। इससे पहले कि वो कोई उल्टी सीधी हरकत करता, दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर वो लम्हों में उससे दूर हुआ था, जबकि चेहरे पर बेजारियत थी। माइसा ने सकून का सांस हवा के सपुर्द किया और बाहर की तरफ झांका। सदाम ने तेज़ी से कुर्ता पहनकर दुपट्टा उसकी तरफ उछाला और दरवाज़ा खोल दिया।
मेरी बीवी के कपड़े क्यों नहीं हैं कमरे में। मुलाजमाओं को अंदर आता देख वो सख्त लहजे में बोला तो सब अपनी जगह खौफ से खड़ी रह गई। माइसा ने भवें उचकाकर उसके इस अंदाज को देखा तो ये हर किसी पर काबू रखता है। वो हम भूल गए थे रखना, मैं अभी ला देती हूँ। मुलाजमा ने जल्दी से जवाब दिया और उसके कुछ भी बोलने से पहले कमरे से निकल गई। सदाम अपनी चाय लिए बालकनी में निकल गया तो वो भी आराम से चाय की चुस्कियां लेने लगी। भाभी आप तैयार हो जाएं, फिर नाश्ते की रस्म अदा करते हैं। मुलाजमा के साथ उसके कपड़े और बाकी सामान लिए अंदर दाखिल होती नेहा ने उससे कहा तो उसने हैरानी से उसे देखा। नाश्ते की रस्म? उसके लहजे के साथ चेहरे पर भी हैरानी और नादानी थी। हाँ, नाश्ते की रस्म। हमारे यहाँ शादीशुदा जोड़ा पहली सुबह एक दूसरे को अपने हाथों से नाश्ता कराता है। नेहा की बजाय सदाम के तफसीली जवाब देने पर उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। चेहरे पर उलझन और आंखों में मासूमियत थी। सदाम ने नजरें फेर ली। उसे अफसोस हुआ उससे झूठ बोलने पर। कितनी बेहुदा रस्म है। उसके बुड़बुड़ाने पर सदाम और नेहा ने अपनी हंसी को बमुश्किल जब्त किया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर आता हूँ। बेड साइड टेबल की दराज से फाइल निकालकर वो दोबारा बालकनी में चला गया। उसके जाने के बाद वो नेहा की मदद से जल्दी जल्दी तैयार हुई। इतने में वो भी अपना काम निपटाने के बाद नहा कर तैयार हो चुका था। चले भाई भाभी, रस्म शुरू करते हैं, आ जाएं। रिदा मुलाजमा की मदद से सोफे के सामने छोटे से टेबल पर नाश्ते के लवाजमात खूबसूरती से सजाने के बाद उनसे बोली तो वो नेहा के साथ सोफे पर बैठ गई। उसे ये रस्म अजीब लग रही थी। सदाम भी हाथों से अपने हल्के नम बालों को सेट करता उसके पास आ बैठा। ग्रे शर्ट और ब्राउन पैंट उसके वजीह सरापे पर बहुत जच रही थी। शुरू करें? आस्तीनें फोल्ड करता वो सामने बैठी अपनी दोनों बहनों की तरफ इजाज़त तलब नज़रों से देखकर बोला तो वो दोनों मुस्कुराईं। अम्मा नहीं आएंगी? उसके सवाल पर उन तीनों ने गड़बड़ाकर एक दूसरे को देखा। नहीं, वो आराम कर रही हैं। सदाम ने जवाब देने में पहल की। आपको कैसे पता? आप तो कमरे से बाहर ही नहीं निकले। माइसा ने नज़रें उस पर गाड़ी तो वो जुज़बुज़ होकर रह गया। क्योंकि मैं सदाम जहांगीर शाह हूँ और मैं सब जानता हूँ, उसने मजबूत लहजे में कहा और नेहा की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा। अम्मा आराम कर रही हैं भाभी, कल के फंक्शन में बहुत थक गई थी। नेहा ने जल्दी से जवाब दिया और प्लेट में उन दोनों के लिए नाश्ता चुनने लगी। चलें भाभी, आप शुरू करें। रिदा के मुस्कुराकर कहने पर उसने हाथ मसल कर पहले प्लेट को फिर सदाम को देखा जो उसी को देख रहा था। उसके देखने पर उसने हाथ से इशारा किया। उसने पराठे का छोटा सा कोना तोड़कर उसे खीर के प्याले में डबोया और धीरे से सदाम की तरफ बढ़ा दिया। नजरें बिल्कुल झुकी हुई थी। मेरा मुंह इस तरफ है। उसने उसका हाथ नरमी से पकड़कर अपने मुंह की तरफ किया तो उसने गड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा। अब सदाम उसके लिए निवाला बना रहा था। उसने चोर नज़रों से नेहा और रिदा को देखा जिनके लब मुस्कुरा रहे थे। उसे अजीब सी शर्मिंदगी हो रही थी। सदाम ने जूं ही निवाला उसके मुंह की तरफ बढ़ाया, उसने इल्तजाइया नज़रों से उसे देखा और धीरे से मुंह खोल दिया। अब तुम दोनों जाओ, मैं आराम से नाश्ता करना चाहता हूँ। उसने प्लेट में ऑमलेट निकालते हुए उन दोनों से कहा तो वो दोनों हंसती हुई बाहर निकल गई। उनके जाते ही वो जल्दी से उसके पास से उठी ही थी कि उसने कलाई पकड़कर उसे दोबारा बैठने पर मजबूर कर दिया। नाश्ता करो पूरा। उसकी प्लेट में ब्रेड ऑमलेट रखते वो सख्त लहजे में बोला, मुझे भूख नहीं। मैं अब तुम्हारा मजीद एक भी बहाना नहीं सुनूंगा। उसके सख्ती से कहने पर मजबूरन वो उसके साथ नाश्ते में शरीक हो गई कि फरार का कोई रास्ता ही नहीं था। क्या हाल है नई नवेली दुल्हन का? वो आईने के पास बैठी नाश्ते पर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि उकब से फातिमा की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा जो हाथ में जूस का ग्लास लिए खड़ी थी। बिल्कुल ठीक। मुस्कुराकर उसके हाथ से ग्लास लिया और बेड पर आकर बैठ गई। खुश हो? फातिमा ने उसे जांचती नज़रों से देखा। तुम्हें क्या लगता है? जूस का ग्लास होंठों से लगाकर वो बोली। तुम्हारा शोहर, उसका बर्ताव कैसा है तुम्हारे साथ? दूसरा सवाल दागा गया। मैंने उससे वक्त मांगा और उसने मुझे दे दिया। नज़रें झुकाकर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए राजी हूँ। फातिमा ने मांग टीका उसके बालों में सेट करते हुए धीरे से कहा, कैसी बात? माइसा ने उलझ कर उसे देखा। मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। फातिमा की नज़रें झुकी हुई थी जिस वजह से माइसा उसकी आंखों में फैली नमी ना देख सकी। ये तो बहुत अच्छा फैसला है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले से। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे फातिमा। मैं तो बस तुम्हारी सलामती चाहती हूँ, इसीलिए खुद से दूर कर रही हूँ, वरना तुम जानती हो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। उसके लहजे में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। फातिमा आप दीदा सी उसके गले लगकर रो दी।
थोड़ी देर यूं ही आंसू बहाने के बाद वो उससे अलग हुई और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। हमेशा खुश रहो प्यारी, तुम्हारा शोहर तुम्हें इतनी मोहब्बत दे कि तुम्हें मेरी याद तक ना आए। उसके लहजे में मोहब्बत के साथ शरारत भी थी। ऐसा नामुमकिन है। उसने धीरे से हंसकर उसे धप रसीद की। उसी असना में किसी के गला खंकारने की आवाज पर दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, जहां वाकई हाथ पुष्प पर लपेटे फाइक खड़ा उन्हीं की तरफ मुतवज्जो था। चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी और सर्द मोहरी थी। आपका नीचे नाश्ते पर लोग इंतजार कर रहे हैं भाभी। फातिमा को नजरअंदाज करता उसकी आंखें सिर्फ माइसा को देख रही थी। फातिमा उसके अंदाज पर जी जान से खोल उठी। वैसे भी उसे उसकी नीयत पर भरोसा नहीं था कि वो क्या कर दे। हाँ बस मैं अभी आ ही रही थी। वो मुस्कुरा कर उठी और सर पर दुपट्टा दरुस करते आगे बढ़ी। फातिमा कुछ देर खड़ी वहीं सोचती रही, फिर बेतासुर चेहरा लिए फाइक के पास से होती माइसा के पीछे जाने ही लगी थी कि फाइक ने मजबूती से उसकी कलाई पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींचा और दीवार से लगा दिया। अचानक हमले पर वो चीखने लगी, जबकि बाहर खड़े गार्ड्स ने पहले हैरानी से फाइक की इस हरकत को देखा, फिर फातिमा की मदद करने की गर्ज से आगे बढ़ने ही वाले थे कि फाइक ने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रोक दिया। अब चीखना बंद करोगी? फाइक उसकी चीखों से तंग आकर जोर से बोला तो फातिमा लम्हे भर को उसे घूर कर रह गई। मुझे जाने दो जलील इंसान, हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। उसके सीने पर मुक्कों की बरसात करती वो बुरी तरह चीख रही थी। या खुदा! फाइक ने लंबी सांस लेकर अपने मजबूत हाथ सख्ती से उसके मुंह पर रखे और उसकी चीखों का गला घोंटा और फिर उसे बुरी तरह से दोबारा घूरा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कल रात तुमने जो देखा, उससे जो कुछ भी समझा, वो सब गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा तुम सोच रही थी। मैं तुम्हें वो अपने दिफा के लिए सफाई पेश कर रहा था कि फातिमा ने उसकी हथेली पर बेदर्दी से दांत काट लिए। फाइक इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं था, इसलिए कराह कर उसके मुंह से हाथ हटा लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपसे और ना आपकी इन घटिया हरकतों से, सर्द मोहरी से कहती वो अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराती तेजी से वहां से भाग गई। जंगली बिल्ली! अपनी हथेली पर उसके दांतों के निशान देखकर वो धीरे से बुड़बुड़ाया और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो दोनों बालकनी में खड़ी बातें कर रही थीं कि उसी लम्हे नीचे कुछ अजीब से शोर की आवाज़ सुनाई दी, तो वो दोनों जल्दी से बाहर की तरफ भागी। सीढ़ियों के पास आकर नीचे की तरफ देखा, जहां सदाम रेहान पर चढ़ा बुरी तरह उसको घूंसों की बरसात कर रहा था। भाई! वो चीख कर नीचे की तरफ भागी। फातिमा भी उसके पीछे थी। ये क्या कर रहे हैं सदाम? आप रुक जाएं प्लीज़। उन दोनों के पास आकर वो सदाम को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस पर तो जैसे जुनून सवार था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सदाम प्लीज़, आपको मेरा वास्ता, छोड़ दें भाई को प्लीज़। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की दोबारा कोशिश की, लेकिन उसने बेदर्दी से उसे झटक दिया। कोई रोको इन्हें प्लीज़, कोई रोको! उसने चीख कर आसपास मौजूद गार्ड्स और मेहमानों को देखा, जो चुपचाप खड़े ये तमाशा देख रहे थे। इतने में राहदारी से गुजरते हमीम शाह ने माइसा की आवाज़ सुनी और फुर्ती से आगे बढ़कर सदाम को पकड़कर उससे पीछे की तरफ खींचने लगा। छोड़ो इन्हें सदाम, ये हमारे मेहमान हैं। आवाज़ के साथ उसकी गिरफ्त भी सख्त थी उस पर। तुम तो मेरे मामले में मत ही बोलो। उसे पीछे की तरफ धक्का देकर वो दोबारा जमीन पर बेसुध पड़े रेहान की तरफ बढ़ने ही वाला था कि फाइक ने उसे एक जस्त में पीछे की तरफ खींचा और सोफे पर धकेल दिया। तमाशा क्या देख रहे हैं आप लोग, जाएं यहाँ से। हमीम शाह ने वहां मौजूद लोगों को देखकर सख्ती से कहा, तो सब चैमिगोइयां करते वहां से हट गए। माइसा फुर्ती से रेहान की तरफ बढ़ी और उसे सहारा देकर उठने में मदद करने लगी। क्या है ये सब? फाइक ने सख्त लहजे में सदाम से पूछा, तो खूनख्वार नजरों से घूरता वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरे भाइयों की इज्जत अफजाई करने के लिए उन्हें यहाँ बुला कर लाए हैं। मैंने सोचा कि आप बदल रहे हैं, पर मुझे अपनी सोच पर अफसोस हो रहा है। उसके पास आकर रुंधी हुई आवाज़ में वो बोली और रेहान को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। हमीम शाह ने लम्हे भर को उसकी तरफ देखा और तासुफ से सर हिलाता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो इस मामले में कुछ भी बोलकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो मगन सा अपना सामान पैक कर रही थी कि दरवाजे पर होने वाली जोरदार दस्तक पर उछल पड़ी। दस्तक देने वाला कोई ढीठ ही था जो दरवाजे को मुतवातर पीटे जा रहा था। कौन
कौन ढीठ इंसान है। दरवाज़ा खोलते वो ज़ोर से बुड़बुड़ाई, पर सामने मौजूद शख्स को देखकर वो लम्हों में चुप होकर दरवाजे की ओट में हो गई। मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ से साफ जाहिर था कि उसने शराब पी रखी थी। वो धीरे से अंदर की तरफ बढ़ गई तो वो भी उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। तुम जा रही हो? उसके सवाल पर कपड़े तय करते उसके हाथ लम्हे भर को रुके, फिर अपना काम करने लगे। मैंने तुमसे कुछ पूछा है फातिमा। उसके जवाब ना देने पर उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा। हाँ, मैं जा रही हूँ, तहम्मुल से जवाब दिया और अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करने लगी। कहाँ? बेचैनी से पूछा गया। घर, मैं अपने घर जा रही हूँ, हनूज इसी अंदाज में जवाब दिया गया। तुम नहीं जा सकती। बेचैनी उसके लहजे के साथ उसके अंदर से भी अंदाज से भी आया थी। मैं जा सकती हूँ और मैं जा रही हूँ। हाथ छोड़ें आप मेरा। इस बार आवाज़ में सख्ती थी। मैंने कहा ना तुम नहीं जा रही यहाँ से। बस। गुस्से से उसे दीवार से लगाकर वो सख्ती से बोला। उसके अंदाज में जनूनियत थी, फिर भी वो निडर बनी उसकी आंखों में देख रही थी। देखिए, आप इस वक्त नशे में हैं, बेहतर यही होगा कि आप जाएं यहाँ से। अंदाज अब समझाने वाला था। कोई नशे वशे में नहीं हूँ मैं, कोई नशे वशे में नहीं हूँ मैं। तुम बस मुझसे वादा करो कि तुम नहीं जाओगी यहाँ से। उसकी आंखों में दीवानगी थी। क्यों ना जाऊं मैं यहाँ से? क्या है यहाँ मेरे लिए जो मैं यहाँ रुकूं? हाँ। उसकी एक ही जिद से तंग आकर वो चीख उठी। आंखों में थमे आंसू चेहरे पर फिसल गए। उसका जब भी जवाब दे गया था। फाइक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ बोला नहीं। फातिमा, जो उसके मुंह से कुछ सुनने की ख्वाहिशमंद थी, उसे चुपचाप खड़ा देखकर मायूस हो गई। अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करके वो आंसू पोंछती बेड पर आकर बैठ गई और अपने कपड़े बैग में रखने लगी। लाख कोशिश के बावजूद भी आंसू बहते जा रहे थे, जिन्हें वो बेदर्दी से पोंछती अपना काम किए जा रही थी। जाए यहाँ से। उसकी तरफ देखे बिना वो बोली। कुछ लम्हे वो उसे देखता रहा, फिर गुस्से से दरवाजे को जोरदार आवाज में बंद करके बाहर निकल गया। सदाम के पास खड़ी वो सांस रोके अपने भाइयों को जाता देख रही थी। इजाज़त दो, हमें चलना है। रेहान सदाम के पास आकर धीरे से बोला। उसकी आवाज़ किसी भी एहसास से आ रही थी। काश मैं कह सकता कि आप लोगों के साथ बीता वक्त काफ़ी खुशगवार था, लेकिन अफसोस कि वो खासा नाखुशगवार था। सीने पर दोनों हाथ बांधे सदाम ने सर्द लहजे में उसकी तरफ देख कर कहा। रेहान कुछ कहे बिना उसकी तरफ बढ़ा और मुस्कुरा कर उसे सीने से लगा लिया। आंसू थे कि उसकी आंखों से बहे ही जा रहे थे। रोते नहीं माइसा, तुम तो मेरी बहादुर बहन हो। चलो मुस्कुरा कर अलविदा करो मुझे। रेहान उसकी पुश्त सहलाता नरमी से बोलता उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। उसे अफसोस था कि वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। आप दोबारा आएंगे ना मुझसे मिलने? उसने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखा तो वो नज़रें चुरा गया। वो भी इस बात से बखूबी वाकिफ थी, लेकिन अपने दिल को तसल्ली देकर मुतमईन करना चाहती थी। मैं कोई वादा नहीं कर सकता। धीरे से बोलकर वो पीछे हट गया तो वो अपने दूसरे भाइयों से मिलने लगी। तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत बहादुर हो, कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता। नाजिया ने मोहब्बत से उसे गले लगाकर उसे हिम्मत देने की कोशिश की। आंसू साफ करती वो धीरे से उससे अलग हुई और सूसू करती फातिमा की तरफ बढ़ी और उससे गले लगा लिया उसे। और बस उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी वो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फातिमा की ज़िंदगी तबाह हो जाए। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उसे विदा कर रही थी, और यही उसके लिए सही था। अगर तुम कहो तो मैं रुक सकती हूँ। उसका हाथ धीरे से पकड़कर उसने कहा। उसके दिल के एक कोने में अब भी एक ख्वाहिश सर उभारे जिद कर रही थी। मैं रोक सकती हूँ, लेकिन रोकना नहीं चाहती। उसने उसका हाथ हल्के से दबाया और दोबारा उसके गले लग गई। अपना ख्याल रखना। उसके गले लगे वो भी रो दी। गाड़ी में बैठते हुए फातिमा ने आखिरी बार नज़र उठाकर दूर खड़े फाइक को देखा, जो दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले, आंखों में सर्द मोहरी लिए उसी को ही देख रहा था। एक लम्हे को उन दोनों की आंखें मिली, फिर अगले पल उसकी आंखों में हमकते जज्बात से घबरा कर उसने नज़रें झुका लीं और गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ियों के रवाना होते ही माइसा का दिल किया कि वो भी उनके पीछे दौड़ लगा दे। उसके अंदाज को बखूबी देखते सदाम ने उसे कंधों से पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोका। माइसा ने एक कटीली निगाह उस पर डाली और मुड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई। सदाम का दिल किया कि वो भी उसके पीछे जाए, उसके इस दुख में शरीक हो, उसे खुश करने की कोशिश करे, लेकिन उसने खुद को उसके पीछे जाने से बाज रखा।
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں دے پائے گا۔ لمبی سانس لے کر اپنے اندر مچلتے جذبات پر قابو کیا اور رات میں ہونے والے فنکشن کا انتظام اور مہمان وغیرہ کو دیکھنے کے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مت جائیں آپی پلیز۔ نازیہ کو عجلت میں پیکنگ کرتا دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی طرف آئی۔ جانا پڑے گا روحی، ہمارا ملن بس اتنا ہی تھا۔ نازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے ولیمے تک تو رک جائیں پلیز آپی، وہ اب بھی بضد تھی۔ مشکل ہے میری جان، تم حالات سے بخوبی واقف ہو۔ آپ صدام کی وجہ سے جا رہی ہیں، میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ پلیز آپی رک جائیں۔ یہ کیا کر رہی ہو روحی؟ کوئی ایسی بات نہیں، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج نہیں تو کل ہمیں جانا ہی تھا، ہم ہمیشہ تو تمہارے پاس نہیں رہ سکتے، اور پھر تم تو سب کچھ جانتی ہو، ہمارے یہاں رکنے سے تمہیں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں جانے دو روحی، یہی ہمارے اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم بہت بہادر ہو میری جان، تم نے جو قدم اٹھایا اس پر بہادری سے ڈٹی رہنا، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ نازیہ کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اس کے نرمی سے گال تھپ تھپانے پر اس نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی اور بخوبی سمجھ بھی رہی تھی، لیکن اپنوں سے دوری بھی کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس اذیت کو برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ ٹی پنک کلر کا بھاری غرارہ پہنے، ایک ہاتھ سے سر پر جمے گھونگھٹ کو درست کرتی نیہا کی ہمراہی میں وہ جب ہال میں داخل ہوئی تو سبھی نظریں اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ گھبرا کر نظریں جھکاتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسٹیج پر آ کر صدام کے پاس بیٹھ گئی۔ صدام جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے بیٹھتے ہی دوسری طرف متوجہ ہوا۔ سوری، میں جان بوجھ کر لیٹ نہیں ہوئی، اس نے جھک کر دھیرے سے صدام کے کان میں کہا تو وہ چونک کر اس کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا۔ آنکھیں اس کے متورم چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اتنا میک اپ بھی اس کے گرد چھائی ہوئی افسردگی کو نہ مٹا سکا تھا۔ خلاف معمول آج وہ بہت شانت تھا، شاید کسی بڑے طوفان کے آنے کا اعلان تھا۔ کوئی بات نہیں، تمہارا حق ہے۔ اس کے دھیمے لہجے پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرا کر پاس آنے والے مہمانوں سے مبارکباد وصول کرنے لگا۔ وہ بھی سب کچھ بھول کر آنے والے مہمانوں سے مسکرا کر ملنے لگی۔ کھانے کے بعد وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بھرا جا رہا تھا۔ اپنے ولیمے کا فنکشن بھی اس نے بے دلی سے اٹینڈ کیا تھا۔ رہ رہ کر اس کو سب کی یاد ستا رہی تھی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس وقت وہ بس کچھ سکون کے پل چاہتی تھی، کچھ پل وہ بس سکون کی سانس لینا چاہتی تھی، اپنے دل کے غبار کو نکال دینا چاہتی تھی۔ ان لوگوں سے دور، ان محفلوں سے دور، صدام سے دور وہ از خود کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اپنی سوچوں سے الجھتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ رات کے کسی پہر کھٹکے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ کوئی ہلکے سے دروازے کو بند کرتا دبے قدموں اس کی طرف آیا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ نرم ہاتھوں سے اس کے چہرے پر آئی کچھ آوارہ لٹوں کو دھیرے سے پیچھے ہٹا کر اپنا گرم انگوٹھا اس کے گلابی ہونٹوں پر رکھ کر اسے نرمی سے سہلانے لگا۔ مائسہ ابراہیم خان، میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی، پرعزم لہجے میں کہتا وہ تھوڑا سا اور جھکا۔